नमस्कार दोस्तों, आज वह महान दिन है जब भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेजों के तानाशाहीपूर्ण, अत्याचारपूर्ण सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई थी। आज ही के दिन बॉम्बे के मैदान से, अगस्त मैदान से उस अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। वह पवित्र दिन है। निश्चित रूप से आज उस पवित्र दिन को याद करने का दिन है। उन 7.5 लाख कांग्रेसी लोगों को, अध्यक्ष से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को याद करने की जरूरत है जिन्होंने इस देश के लिए शहीद होना स्वीकार किया। आज उन लाखों कांग्रेसियों को याद करने की जरूरत है जिन्होंने सालों साल जेल काटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करने की जरूरत है, महात्मा गांधी को याद करने की जरूरत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने की जरूरत है, मौलाना आजाद को याद करने की जरूरत है, और याद करने की जरूरत है उन सारे हमारे देश के लोगों को जिन्होंने इसमें साथ दिया था। मैं सलाम करता हूं उन सभी को, क्योंकि मेरे भी रगों में ऐसे ही एक क्रांतिकारी का, देश के लिए शहीद होने वाले का खून है। निश्चित रूप से मुझे गर्व होता है। उस गर्व की अनुभूति के साथ में आज दुख भी होता है कि आज हमारी सरकार, हमारे देश का मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र बनाया था, संवैधानिक लोकतंत्र, जिसको हम याद करके यह कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, उसे खत्म करने का काम चल रहा है। और जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं वो खुद उस लोकतंत्र की इमारत को ढहाने में लगे। शायद यही वजह है कि तमाम सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं कि संसद के भीतर अखिलेश यादव कहते हैं, मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। बौखला जाती है भारतीय जनता पार्टी। उनके गृह मंत्री अमित शाह बौखला कर कहते हैं, उनके संसदीय कार्य मंत्री बौखला जाते हैं कि यह तो चेयर का अपमान है। अब आप सोचिए, जिनके संरक्षण में सदन है उनको संरक्षित ये करें। इससे पता चलता है कि अखिलेश यादव सही कहते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जो इस देश के लोगों की आवाज है उनसे मिलने आते हैं। जब मछुआरे किसान, तो उन्हें रोक दिया जाता है, अंदर आने नहीं उनके ऑफिस में दिया जाता है, जबकि वो ऑफिस में बुला रहे थे। संसद के भीतर उन्हें नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये सरकार किसानों से, ये सरकार मछुआरों से, ये सरकार गरीबों से, ये अल्पसंख्यकों से और इस देश के पिछड़े लोगों से डरती। ये सरकार डरती है उस 90% लोगों से जिनका उसने हक मारा है, और हक मारने वाली सरकार उसी डर में उन्हें आने नहीं देती। तब राहुल गांधी खुद रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार की घबराहट देखी, उसी के बाद उनसे मिलने आ जाते हैं सफाई कर्मचारी मजदूर, और वो आते हैं तो सरकार आनन फानन में उन्हें अनुमति देती है। वो आते हैं, उनके साथ उनके ऑफिस में बैठ करके उनसे चर्चा करते हैं, अपने दर्द को साझा करते हैं, और राहुल गांधी उसकी आवाज बनने की बात। उधर दूसरी तरफ सरकार, अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो यह सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीन पार्टी। बिल्कुल सही।
क्योंकि ये जमीनों पे डाका डालती है। इसने राम मंदिर के क्षेत्र की सारी जमीनों पे डाका डाला और अपने चहेतों को डलवाया। इसने काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर के क्षेत्र में जमीनों पर डाका डलवाया और डाला। इसने महाकाल लोक के क्षेत्र में जमीनों का डाका डलवाया और डाला, और ऐसा ही डाका डालने वाला वहां आजकल मुख्यमंत्री बना हुआ है, रियल एस्टेट वाला है। और इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। तो जमीनों की बंदर बांट हो रही है, अपने चहेते पूंजीपतियों को, कथित बाबाओं को सब सौंपा जा रहा और सारे रियल्टर्स बन गए। उसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर के आई। क्यों? क्योंकि अंबानी का जो आलीशान महल बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना हुआ है। कैसे उसे फ्री किया जाए? हाईकोर्ट में केस पेंडिंग, लाखों एकड़ उनकी जमीन है, उसे हड़पने का खेल किया जा रहा है। वह जमीन उनके धार्मिक संरक्षण के लिए और धार्मिक संरक्षा के कार्यों के लिए है, उसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो हिंदुओं को भी किराए पे देते हैं, लेकिन नहीं, उस पर तो डाका डालना है हक पे। यह खेल चल रहा है। जब यह खेल चल रहा हो तो निश्चित रूप से उस पर बात आई। विपक्ष ने आया विरोध किया, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, ये सारे दलों ने, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और ये सब ने इसका विरोध किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री जीएम बाल योगी हरीश नहीं, श्री जीएम हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर सर। 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप
करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। का यह तो लूट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दो दल इसका साथ दे रहे थे, जेडीयू नीतीश कुमार की और वो टीडीपी उनका साथ दे रही थी, वो चंद्रबाबू नायडू साथ दे रहे थे जो अपने आप को सेकुलर बताते। तो यह स्थिति है, इस लूट में वो भी शामिल हो। बहरहाल आज विपक्ष इतना आक्रामक था कि सरकार डर गई और अंत में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि हम इस बिल को अब जेपीसी के लिए भेज देंगे। अपनी इज्जत बचाई है किसी तरह सरकार। उधर राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहां पर, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के मामले में साजिश हुई है, इस पर सदन पे चर्चा होनी चाहिए, तो सभापति जगदीप धनखड़ इस पर चर्चा कराने को नहीं तैयार होते हैं। जब नहीं तैयार होते हैं तो डेरेक बड़ा सख्त बोलते हैं और डेरेक के बोलने के बाद में स्थिति यह होती है कि पूरा हल्ला मच जाता है कि अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। जगदीप धनखड़ कहते हैं मैं विपक्ष और सबके कारण से काम नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए अब मैं जा रहा हूं, मैं अभी नहीं बैठ पाऊंगा और चर्चा की अनुमति नहीं देते। क्यों? क्योंकि यदि चर्चा होगी किसने साजिश रची उस बेटी के खिलाफ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा, नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, उनके सांसदों का नाम आएगा, उनके तमाम सारे पदाधिकारियों के नाम आएंगे। इसलिए डर गए। भारतीय जनता पार्टी इस हद तक साजिश रचती कि जब हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास इतना संख्या बल नहीं है, नहीं तो हम विनेश फोगाट को आज राज्यसभा में भेज देते। तब भाजपा यह नहीं कहती ठीक है आप भेजिए, हम आपका साथ दे देंगे। वो ड्रामा कराती है। कैसे? उसके ताऊ महावीर फोगाट के जरिए। महावीर फोगाट वही हैं जो बबीता और गीता फोगाट के बाप हैं, जिन्होंने जब रेसलर्स के साथ में यानी महिला पहलवानों के साथ में यौन शोषण हो रहा था और विनेश फोगाट समेत तमाम लोग लाठी खा रहे थे, घसीटे जा रहे थे, न जाने क्या क्या हो रहा था, उस अन्याय पर नहीं बोले थे, वहां नहीं खड़े हुए थे। उनकी बेटी भाजपा के साथ उन यौन शोषकों के साथ खड़ी थी, तब वो कह रहे थे। अब कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी बबीता को तो कुछ नहीं दिया, हमारी बेटी गीता को तो सिर्फ एसआई बनाया। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से करते हैं और जब इस तरह से करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये लोग सिर्फ साजिशें रच सकते हैं। वो अपनी वफादारी निभा रहे हैं, अपनी भतीजी के साथ नहीं निभा रहे। यह हालात। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से पूरे देश में साजिशों का दौर चल रहा है। जब वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी पोषित मुस्लिम नेता जो हैं वो तमाम चैनलों में सामाजिक कार्यकर्ता बन के बैठते हैं और नफरत फैलाने और भाजपा का साथ देने का काम करते हैं। इस तरह की तस्वीर होती है। तो आप इससे समझ लीजिए कि जो खुद को यह कह के बैठते हैं असल में वो अंदर से भाजपा। और यही
गोदी मीडिया कर रहा है, जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहता है लोकतंत्र का। ये खुद लोकतंत्र की दीवारें गिरा रहा है। तो यह खेल चल रहा है और इसके साथ साथ तमाम और साजिशें रच रही। यह देश बुरी स्थितियों से जूझ रहा है, तमाम आपदाएं हैं, चाहे वायनाड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे तमाम सारे देश के राज्यों। और इसके बाद सरकार उसके लिए सदन में कुछ विशेष राहत लेके आने का काम नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, वो करती है कि वक्फ बोर्ड पे लाएंगे, वो जमीनें देती है, सेना की जमीनें दे देती है, जो रामदेव अपने आप को बाबा कहता है, कहीं वो रविशंकर को दे देती है जो अपने आप को बाबा कहता है, कभी अदानी को दे देती है। तो अदानी, अंबानी और इन्हीं के लिए सिर्फ काम हो रहा है। जिस ईडी के सहारे वो सारे पार्टियों के, विपक्षी दलों के नेताओं को, करीब 150 नेताओं को जेल भेजती है, उनके खिलाफ मुकदमे करती है, वही ईडी खुद मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, इसके भी सबूत आते हैं। आज ही मुंबई में एक ज्वेलर्स से जो है 20 लाख रुपए रिश्वत लेते ईडी का एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ, पैसा नगद बरामद हुआ। इसके पहले आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली में गिरफ्तार किए गए थे इनके अफसर, वो 5 करोड़ रुपया रिश्वत ले रहे थे शराब घोटाले वालों से। इसके अलावा आपको याद होगा चेन्नई में पकड़े गए थे कि वहां पर भी रिश्वत ले रहे थे, और इसी तरीके से जयपुर में पकड़े गए थे, वहां पर भी रिश्वत ले रहे थे। तो उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, रिश्वत मांगते हैं, जो खुद को कह के कि दूसरे को पाक साफ करने की बात करते हैं। अब आप इससे समझिए कि भ्रष्टाचार का मॉडल ही नरेंद्र मोदी का मॉडल। जम्मू कश्मीर की तमाम जमीनें इसी तरह कब्जा कराई गई, तमाम पूंजीपतियों को सौंपी गई। वहां पर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 188 लोगों ने जमीनें ली थी, लेकिन डेवलप करने पे जो काम किया वो सिर्फ 2 लोगों ने किया, वो भी कंप्लीट नहीं। यानी सिर्फ जमीनें हड़पनी, संपत्तियां हड़पनी, लोगों के मकान हड़पने हैं, लोगों की दूसरी करनी, टैक्स की मार से आपको मार डालना है, और सच छिपाने के लिए आंकड़े बदल देने। तो अभी तक जो महंगाई के आंकड़े आते हैं उसका जो मानदंड है पहले एक बार बदल चुके हैं, तमाम चीजें हटा चुके हैं, बावजूद इसके महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अब क्या फैसला लिया गया कि अब उससे खाद्य पदार्थ बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, यानी जो खाने पीने का सामान है वो कितना भी महंगा होगा उसे उस पे काउंट नहीं किया जाएगा, यानी महंगाई है ही नहीं। देश तो बड़ा सस्ते में चल रहा है। यह साजिश रचते, महंगाई नहीं कम करेंगे, यह आंकड़े बदलेंगे। तो आंकड़ों का खेल यह सरकार करती है। यह देश कर्ज में समाता जा रहा है। 18 लाख करोड़ रुपया का नेट जो है कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर चुके हैं, लेकिन इस देश के लोगों के लिए इनके पास नहीं, बल्कि उनसे लूटा जा रहा है। और लूट का एक बदल 15 अगस्त आ रहा है, झंडे बेचे जा रहे हैं, डाकघरों से बेचे जा रहे हैं। जो झंडा 10 रुपए का पड़ेगा वो झंडा 25 रुपए का बेचा जा रहा है डाकघर में, उसमें 5 रुपए जीएसटी भी लिया जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से, और उसकी कोई रसीद भी नहीं दी जाती। तो यह लूट की सरकार है, यह जमीनों की रियल्टर्स की सरकार है, यह सरकार भ्रष्टाचारियों की है, यह सरकार अन्याय करने वालों की, और यह सरकार साजिशें रचने वालों की। न देश सुरक्षित है, न देश के लोग सुरक्षित। पाकिस्तान हमारी समझौता एक्सप्रेस अपने यहां रखे हुए है, नहीं दे रहा है। भारत सरकार 5 साल से उसे ला नहीं पाई। नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं बिरयानी खाने, वहां जाते हैं उनकी अम्मा को, नवाज शरीफ की, उनके पांव छू करके, उन्हें साड़ी दे के, साल दे करके भेंट करके आते हैं। वहां बिना बुलाए चले जाते हैं, वहां के आम आते हैं, खाते हैं, लेकिन दूसरों को कोसते हैं, उन्हें सांप्रदायिक बताते हैं, गांधी जी को बताते हैं,
कि नोवाखली में वो मुस्लिमों को बचाने गए, नहीं, वो हिंदुओं को बचाने गए। वहां के दंगे में उन्होंने हिंदुओं को तो बचा लिया, लेकिन मुसलमानों को बेचारे नहीं बचा पाए थे जो दंगे हुए दिल्ली में और दूसरी जगह। तो आप इससे समझिए कि यह सरकार, यह भाजपा आरएसएस के लोग जब अंग्रेजों के शरण पकड़े हुए थे कि आप देश छोड़ के मत जाइए, हम आपके साथ हैं, तब कांग्रेसी मर रहे थे, लड़ रहे थे देश के लिए। और ये नफरत तब भी फैला रहे थे, आज भी फैला रहे हैं, साजिश तब भी रच रहे थे, आज भी रच रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अब एक और नया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाए, वह मूवमेंट जिसमें इनको भगाना है जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जय